प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम पढ़ेंगे। यह लोक प्रशासन के अध्ययन का एक प्रमुख दृष्टिकोण है और इसके संदर्भ में हमने पूर्व में भी चर्चा की है कि किस प्रकार से जो दृष्टिकोण होते हैं विषय के अध्ययन के, उनकी अपनी कुछ मान्यताएं होती है और उन मान्यताओं के आधार पे वो प्रशासनिक संरचनाएं, कार्य प्रक्रिया और व्यवहारों का अध्ययन करते हैं और फिर वो अपने सुझाव देते हैं कि कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम लोक प्रशासन के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, किंतु इस उपागम का जो उदय हुआ था वह समाजशास्त्र में विशेषकर इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ और जिन्होंने इस विचारधारा को दिया था या कहिए कि इस दृष्टिकोण का के जो जन्मदाता रहे हैं वो है हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि मूलतः एक दार्शनिक व्यक्ति थे और उन्होंने जीव शास्त्र पर ज़्यादा अध्ययन किया है। तो दृष्टिकोण भले ही किसी भी क्षेत्र में विकसित हो, परंतु वह जो नज़रिया होता है उसका प्रयोग दूसरे विषयों में भी किया जाता है। तो जीव शास्त्री या दर्शन शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने जो बातें जीव शास्त्र के संदर्भ में कही, वही अवधारणा जो है समाजशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में, लोक प्रशासन में इसका प्रयोग किया गया, उसको लागू किया गया और उस दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने और समझने का प्रयास किया गया। तो सर्वप्रथम हम ये जानें कि हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था। तो उनकी जो मौलिक धारणा थी वह यह थी कि जिस तरह से मानव शरीर जो है वो बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है और शरीर का जो स्वास्थ्य है, उसकी जो क्रियाशीलता है, उसके अंगों के कार्यप्रणाली पर निर्भर करती है। यानी यदि शरीर के सभी अंग अपना अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं तो शरीर क्रियाशील है और शरीर जो है तमाम प्रकार की बाधाओं को झेल सकता है और वो अपने उद्देश्यों को जो भी आप पाना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। शरीर स्वस्थ है वह किस बात पर निर्भर करेगा कि शरीर के जितने अंग हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो इसी सोच को उन्होंने समाज के संदर्भ में भी देखा, यानी समाज को शरीर के साथ एक तुलना कर दी और उन्होंने कहा कि समाज भी तभी स्वस्थ होगा, समाज भी तभी क्रियाशील और गतिशील होगा जब उसके जितने भी अंग हैं, यानी उसके जितने भी संस्थाएं हैं, समाज की जो भी संस्थाएं हैं, वो सभी है ना अपना अपना काम सही तरीके से अगर कर रहे हैं तो समाज भी गतिशील और विकासशील हो सकता है। यानी समाज के अंगों की कार्यप्रणाली पर, उनकी आप कह सकते हैं उत्पादकता पर, प्रभावशीलता पर समाज जो है वो अपने समाज बना रहेगा और समाज विकसित हो पाएगा। तो ये चीज़ एक सादृश्यता जिसको कह सकते हैं, एनालॉजी क्रिएट की उन्होंने कि जैसा मानव शरीर वैसा ही समाज, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मानव शरीर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसके अंगों पर निर्भर है, उसी तरीके से समाज भी अपने अंगों यानी संस्थाओं पर निर्भर है। तो अब समाज के अंग और संस्थाएं किसे कहते हैं? तो जो समाज के जो प्रचलित मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, कानून, रीति रिवाज, भाषा, प्रतीक और व्यवहार के जो प्रतिमान होते हैं, इन सबको हम सामाजिक तत्व अथवा संस्थाएं कहते हैं। अगर ये सही है, ये अपना अपना सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो समाज की जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं, जैसे कि सब शांति है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है और विभिन्न वर्गों में जो संघर्ष होता है उसका समाधान है, तो ये जो काम है या आर्थिक क्रियाएं हैं, यह सब कार्य तभी पूरे हो सकते हैं जब समाज के जो विभिन्न अंग हैं वो अपना अपना काम सही तरीके से करें। अब देखिए, इस विचारधारा के जो प्रमुख विचारक रहे हैं जिन्होंने इसका प्रयोग किया, विशेषकर समाजशास्त्र के क्षेत्र में, उनके नाम हैं एमिल तुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, टालकट पार्सन्स, रॉबर्ट मर्टन। ये सब प्रमुख समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इस उपागम का समाजशास्त्र में 1850 से लेकर 1960 यानी 110 वर्षों का ये जो कालखंड है, इसमें ये बड़ा प्रचलन में रहा। ये इसको समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद के नाम से भी जाना जाता है, फंक्शनलिज्म कहते हैं। तो यह जो उपागम है इसका बड़ा व्यापक प्रयोग समाजशास्त्र के क्षेत्र में हुआ और लोक प्रशासन के क्षेत्र में
यह 1940 के दशक के उपरांत, या आप कह सकते हैं 40 से लेकर 60s के बीच में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ। समाजशास्त्र में जैसा मैंने बताया, सामाजिक जो संस्थाएं या संगठन हैं जो समाज के अंग हैं, उन्हीं के प्रभावी कार्यों पर समाज के स्थायित्व, संतुलन और गतिशीलता निर्भर करती है। यह जो मूल अवधारणा है प्रकार्यवाद का, इसको लेकर इन लोगों ने समाज के कह सकते हैं सोशल डायनामिक्स को समझने का, सामाजिक गतिशीलता को समझने का प्रयास किया कि कोई भी समाज जो है बेहतर है या स्वस्थ है या प्रगतिशील है, तो प्रगतिशीलता का कारण हमको कहाँ देखना चाहिए? तो इसके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, वो कैसे अपना काम कर रही है। यदि वो सही तरीके से काम कर रही है, यानी वो अपने उद्देश्यपरकता उनकी बनी हुई है, अपने उद्देश्यों को प्रभावी तरीके से जो भी उनके कार्य हैं कर रही हैं, तो सभी यदि अंग अपना अपना काम कर रहे हैं तो समाज भी विकसित हो सकता है और उनकी गतिशीलता अंगों के कार्यप्रणाली पर निर्भर करती है। तो जैसा कि अभी तक आप समझ रहे होंगे, यह जो दृष्टिकोण है वो किसी व्यवस्था के जो घटक संगठन हैं या इकाइयां हैं, उनके कार्यों को महत्व देता है कि यदि घटक इकाइयां किसी व्यवस्था के अपना कार्य सही तरीके से संपादित कर रही हैं तो व्यवस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेगा। ये जो बेसिक सी बात है, इसको आप समझ कर रखें और इसी संदर्भ में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। लोक प्रशासन में जो है इसका उपयोग, जैसा मैंने बताया, ये 40 से 60s के बीच में इसका व्यापक प्रयोग हुआ। ड्वाइट वाल्डो, फ्रेडरिक्स, इन लोगों ने विशेषकर तृतीय विश्व के देशों की प्रशासनिक व्यवस्था के अध्ययन में इस उपागम का प्रयोग किया। और लोक प्रशासन में आप देखिए, यह एक सिंथेसिस के रूप में उभर कर आया। हमने पहले भी देखा था कि नवलोक प्रशासन जो है या लोक चयन उपागम, ये लोग परंपरावादी, यहाँ तक कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, ये सब जो है परंपरावादी जो अध्ययन का तरीका था लोक प्रशासन का, उसकी बड़ी आलोचना करते हैं, क्योंकि उस वक्त जो पारंपरिक दृष्टिकोण था लोक प्रशासन के अध्ययन का, उसमें तकनीक और कुशलता, दक्षता, मितव्ययता, इन्हीं चीज़ों को महत्व दिया जाता था। इस बात पर उनका ध्यान नहीं रहता था कि प्रशासन जो कार्य कर रहा है, भले ही वो दक्षतापूर्वक कर रहा हो, मितव्ययतापूर्वक कर रहा है, लेकिन क्या वह सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी है भी या नहीं, इस प्रश्न पर विचार नहीं किया जाता था। इसलिए परंपरावादियों का बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। व्यवहारवादियों ने किया और फिर उत्तर व्यवहारवादियों ने किया और फिर नवीन लोक प्रशासन और लोक चयन उपागम, ये सब ने इनका विरोध किया। इसी क्रम में आप इस विचारधारा को भी देखें, यानी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो उपागम दृष्टिकोण है, वह भी जो है इसका विरोध कर रहा है। परंपरावादियों का और व्यवहारवादियों का, दोनों का विरोध कर रहा है, क्योंकि दोनों मूलतः सिद्धांत निर्माण पर बल दे रहे थे, तकनीक पर बल दे रहे थे और दक्षता और कुशलता के जो मूल्य हैं, प्रशासनिक मूल्य, उसी पर उनका फोकस था। तो ये जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो दृष्टिकोण है, वह परंपरावादी और व्यवहारवाद, इन दोनों के समन्वय के फलस्वरूप जो उत्तर व्यवहारवाद आया, उत्तर व्यवहारवाद के प्रभाव का हम परिणाम के रूप में इसे देख सकते हैं, खासकर लोक प्रशासन के क्षेत्र में। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि परंपरावादी जो तौर तरीका था वह आदर्शवादी था, व्यवहारवादी जो अध्ययन का तौर तरीका था और वह जो था वो उसमें विशुद्ध विज्ञानवाद था, वैज्ञानिक तकनीकों का बोलबाला था। तो आदर्शवाद और वैज्ञानिक तकनीकों के मिश्रण के फलस्वरूप एक उत्तर व्यवहारवाद पैदा हुआ। यानी उत्तर व्यवहारवाद जो था वो इस बात को महत्व दे रहा था कि जो लोक प्रशासन है उसको क्या होना चाहिए, न केवल कार्यकुशलता और मितव्ययता, दक्षता को महत्व देना चाहिए, परंतु इसको एक साधन के रूप में देखना चाहिए। और लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो जो सामाजिक आर्थिक जो विषमताएं हैं या समस्याएं हैं, उनको कैसे हम प्रभावी तरीके से उसका समाधान ढूंढ सकें, क्योंकि प्रशासन का उद्देश्य लोकहित का क्या करना है, निर्धारण करना है, उसका समाधान करना है। तो इस संदर्भ में उत्तर व्यवहारवाद का जो प्रभाव था, उस रूप में हम संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम
के उदय को देख सकते हैं और इसका प्रयोग वाल्डो और रिग्स ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में विशेषकर किया है। अब हम आगे देखें, यह जो उपागम जैसा मैंने अभी तक बताया, यह उपागम क्या है। इसमें दो प्रमुख शब्द आते हैं, एक तो आता है संरचना और दूसरा आता है प्रकार्य और तीसरा आता है व्यवस्था। तो पहले हम संरचना को समझें कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम में संरचना से हमारा क्या तात्पर्य है। तो ये संरचना जो होती है वो किसी व्यवस्था के वे संगठन या संस्थाएं या इकाइयां हैं जो किन्हीं निश्चित व्यवहार को प्रदर्शित करते हुए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सुनिश्चित कार्यों को पूरा करती है। यानी संरचना किसे कहेंगे, जो व्यवस्था में किसी एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए, है ना, आप कह सकते हैं निर्धारित है, निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए विशेषज्ञ संस्था है, वो वही कार्य करती है, उसके अलावा और कोई कार्य नहीं करती। यानी कार्य व्यवहार का एक ऐसा आप विन्यास कह लें, एक पैटर्न कह लीजिए, जो संस्था विशेष की क्या बन जाती है, विशेषता बन जाती है। जैसे कॉलेज है, तो कॉलेज जो है वो एक निश्चित प्रकार के कार्य पूरा करता है, उसका अपना एक निश्चित कार्य व्यवहार है और कॉलेज और समाज के बीच जो संबंध है वो उसका क्या बन जाता है, उसका प्रकार्य बन जाता है। तो संरचना जो है वो एक निश्चित प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करती है, एक निश्चित प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करके और समाज को बनाए रखने, उसको गतिशीलता प्रदान करने में मदद करती है। और प्रकार्य क्या है, यानी दो शब्द मैंने कहा, संरचना और प्रकार। संरचना वह जो कि विशेष कार्यों को पूरा करती है और प्रकार्य क्या है, तो एक संरचना का दूसरे संरचनाएं यानी व्यवस्थाओं में जो दूसरी संरचनाएं हैं उस पर जो उसका जो प्रभाव पड़ता है उसको हम उसका प्रकार्य कहते हैं। जैसे कि कॉलेज का समाज की दूसरी संरचनाओं पर जो प्रभाव है वह प्रभाव किस रूप में है, तो उच्च शिक्षा या शोध के संदर्भ में उसका प्रभाव है, तो यही उसका क्या बन गया, प्रकार्य बन गया। तो संरचनाएं निश्चित प्रकार्यों को पूरा करती हैं, यह हमें जानना है। अब वापस से इस चीज़ को समझ लें कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम जो है उसके अंतर्गत हम जब भी किसी प्रशासनिक व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहले हम उस व्यवस्था के विभिन्न घटक जो हैं, घटक संगठन, उसकी पहचान कर लेते हैं और उनके कार्यों की जो उपादेयता है और उसकी जो उद्देश्यपरकता है उसका व्यवस्था के उद्देश्यों के संदर्भ में परीक्षण किया जाता है। यानी यह देखा जाता है कि जितने भी घटक इकाइयाँ हैं क्या वे व्यवस्था के किन उद्देश्यों को पूरा करती हैं, उनसे क्या अपेक्षाएं, उनके क्या कार्य हैं। तो इस संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं। यानी कि अगर कोई व्यवस्था है तो उसके जो भी घटक अंग हैं वो कौन कौन सा कार्य करते हैं यह हमको आइडेंटिफाई करना है। फिर हमको यह देखना है कि वो जो घटक इकाइयाँ हैं वो क्या अपने कार्यों को सही तरीके से पूरा कर रही हैं, क्या वे व्यवस्था के उद्देश्य को पूरा करने में अपना जो योगदान है वो सही तरीके से कर रही हैं। यदि सभी व्यवस्था की सभी जो संरचनाएं हैं वो अपना योगदान कर रही हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि व्यवस्था अपने उद्देश्य को सही तरीके से प्राप्त कर सकती है। तो ये फंडामेंटल ये समझ है इस प्रकार के जो संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम है उसका ये फंडामेंटल समझ। व्यवस्था तो आप जानते हैं, व्यवस्था किसे कहते हैं, तो व्यवस्था के विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो अनेक इकाइयों या संगठनों का जो समुच्चय होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यवस्था। व्यवस्था बहुत सारे अंगों से, बहुत सारी इकाइयों से, बहुत सारे संगठनों से मिलकर बना हुआ एक निकाय होता है। जैसे सरकार को देख लीजिए, सरकार जो है वो बहुत सारे अंगों से मिलकर बनी है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, यह सब से मिलकर सरकार बनी है। तो सरकार क्या है, अपने आप में एक व्यवस्था है। तो मैंने आपको ये जो बात समझ में आ गई होगी कि ये जो उपागम है वह सर्वप्रथम व्यवस्था के विभिन्न इकाइयों को आइडेंटिफाई करता है, उनके जो फंक्शंस हैं उसको देखता है कि उनसे क्या अपेक्षा है, क्या वो सही तरीके से कार्य कर रही है या नहीं। हम इस दृष्टिकोण से व्यवस्था के अंगों को देखते हैं। और आगे देखें, जैसा मैंने बताया प्रकार्य क्या है, तो व्यवस्था के अंतर्गत जितनी भी संरचनाएं होती हैं उनमें से किसी एक संरचना का अगर हमको प्रकार्य पता लगाना है तो हम देखेंगे कि एक संरचना का अन्य संरचनाओं पर जो पड़ने वाले प्रभाव है वही उस संरचना का क्या होता है, प्रकार्य। जैसे कि मैं अनेक प्रकार के कार्य करता हूँ, लेकिन जो मेरा प्रकार्य है वह है शिक्षण का कार्य। हायर एजुकेशन में हम जो है लोक प्रशासन विषय पढ़ाते हैं, तो लोक प्रशासन
विषय पढ़ाना यह मेरा प्रकार्य है। और यद्यपि जिस समाज में मैं रहता हूँ तो मैं अनेक प्रकार के कार्यों को पूरा करता हूँ, जैसे एक पड़ोसी के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक पिता के रूप में, और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं एक अधिकारी के रूप में जो हमको कार्य करना होता है। लेकिन मेरी पहचान क्या है? वह पहचान जो है वह कि मैं लोक प्रशासन विषय पढ़ाता हूँ। तो इसी प्रकार से, इसी रूप में मैं आप सब या समाज के जितने भी लोग हैं वो मुझे जानते हैं, और यही मेरा क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है, प्रकार्य बन जाता है। तो जो मेरी पहचान बन जाए, जो मेरा व्यवहार, कार्य व्यवहार मेरी पहचान बन जाए, वो मेरा क्या बन जाता है, प्रकार्य। तो प्रकार्य जो है उसको परिभाषित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक संरचना का, व्यवस्था की किसी एक संरचना का व्यवस्था के अन्य संरचनाओं के साथ जो संबंध होता है वह उसका बन जाता है प्रकार्य। तो यह एक मानक व्यवहार हो गया है ना, मानक व्यवहार प्रतिमान हो गया, यह उसकी पहचान है। व्यवस्था के जो विभिन्न घटक संगठन होते हैं, इनके मध्य जो है आपस में क्या पाई जाती है, परस्पराश्रिता, सामूहिकता और अंतःक्रियात्मकता के संबंध पाए जाते हैं। यह जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम है वह उसकी एक मान्यता है, वो ये मानकर चलता है कि व्यवस्था जो है उसके जितने भी घटक संगठन हैं वो सब आपस में जुड़े हुए हैं और उनमें परस्पराश्रिता यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है। इनमें सामूहिकता है, यानी कि एक उदाहरण से आप इसको समझ लीजिए कि जैसे एक साइकिल होता है, तो साइकिल के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे अंग हैं और सब के अलग अलग काम हैं, लेकिन जब सभी अपना अपना पार्ट अपना अपना काम करते हैं तो साइकिल का जो उद्देश्य है कि किसी एक सवार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेज़ गति से और सुरक्षित पहुंचाना, तो ये जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में आप देखिए उसके पैडल का, उसके चेन का, उसके पहिए का और उसके ब्रेक का, उसकी घंटी का, सबका एक सामूहिक योगदान है। अगर ये सामूहिक योगदान न हो और कुछ अंग काम करे, कुछ नहीं काम करे, तो फिर साइकिल काम, माने जो साइकिल का जो उद्देश्य है कि जो सवार है, राइडर है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान सुरक्षित पहुंच जाए, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यवस्था के जितने भी घटक संगठन होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि साइकिल का जो चेन है वो उतर जाए, आप पैडल चलाओगे तो भी वो जो है साइकिल आगे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि पैडल चेन के साथ जुड़ी है और अगर चेन उतर जाए तो फिर साइकिल नहीं चलेगी। और मान लीजिए कि वो दोनों ठीक है, लेकिन जो पहिया है, जो टायर है, उसमें हवा नहीं है तो फिर वो काम नहीं करेगा। और सब कुछ ठीक है पर ब्रेक ठीक नहीं है तो भी काम नहीं करेगा। आप ऐसे साइकिल नहीं चलाना पसंद करेंगे जिसमें ब्रेक ही नहीं हो, क्योंकि वह फिर आपकी सुरक्षा के लिए ख़तरा पैदा हो सकता है। तो ये जितने भी अंग हैं वो सब आपस में व्यवस्था के जुड़े रहते हैं, इनमें परस्पर आश्रित है। एक खराब होगा तो इसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ेगा। तो ये परस्पर आश्रित जो होते हैं इनमें संबंध होता है, सामूहिक रूप में ये मिलकर काम करते हैं, इनमें इंटरैक्शन होता है। एक अंग का दूसरे अंग के कार्यों पर, एक अंग के कार्य दूसरे अंग के कार्यों को प्रभावित करते हैं। तो ये तीन बातें आप व्यवस्था के संदर्भ में जान लीजिए कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम जो है वो सर्वप्रथम व्यवस्था की अवधारणा रखता है और व्यवस्था के विभिन्न घटकों की बात करता है, फिर इन घटकों के बीच अंतर संबंधों की बात करता है और इस तरह से फिर आगे की बात कहता है कि प्रत्येक घटक जो संगठन होता है वो किन्हीं एक सुस्पष्ट कार्यों को पूरा करता है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, ब्रेक का जो काम है वो बहुत ही क्लियर है, वो स्पीड को रोकना है, वो आपकी गति को रोकता है, ये स्पष्ट उसका कार्य है। उसी तरह जो पैडल है उसका स्पष्ट कार्य है कि आप उसको मूव करेंगे तो चलाएंगे, प्रेशर डालेंगे तो फिर वो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सबके अपने अपने कार्य। प्रत्येक जो व्यवस्था होती है उसको बने रहने और गतिशील होने के लिए किन्हीं बुनियादी कार्यों को किया जाना आवश्यक है। अब आप व्यवस्था पर फोकस शिफ्ट करें और देखिए जो व्यवस्था है वो कब बनी रहेगी, जब उसके जितने भी अंग हैं, है ना, वो सभी अपना अपना काम करें। लेकिन व्यवस्था के बने रहने के लिए कुछ कार्यों का होना या किया जाना ज़रूरी है। जैसे साइकिल को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है उसको समय समय पर ऑयलिंग करते रहें, उसमें समय समय पर उसके टायरों में देखें कि प्रेशर सही है या नहीं है।
उसके ब्रेक को आप देखिए। तो ये सब काम आपको करके रखना है, तभी उस व्यवस्था जो है अपने उद्देश्यों को पूरा करेगी। उसी तरह जो समाज है वो बने रहने के लिए और गतिशील होने के लिए उसको सामाजिक कार्य, आर्थिक, राजनीतिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, सुरक्षात्मक कार्य, संचार के कार्य, ये सब करने जरूरी है। अगर इन कार्यों को न किया जाए तो समाज बना नहीं रह सकता। रिग्स ने इसी कारण से समाज के अस्तित्व और विकास के लिए 5 बुनियादी कार्य बताए: आर्थिक, सामाजिक, संरचनात्मक, प्रतीकात्मक तथा राजनीतिक। यानी जब तक ये कार्य पूरे नहीं होते व्यवस्था बनी नहीं रह सकती। और इन कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो व्यवस्था के विभिन्न घटक संगठनों की है। अब देखिए, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के संदर्भ में रॉबर्ट मर्टन के क्या विचार हैं। रॉबर्ट मर्टन जो है वह इसकी कुछ कमियों को थोड़ा ठीक करने का प्रयास करते हैं और एक नया दृष्टिकोण देते हैं। तो वो चर्चा हम बाद में करें। एक बात और हम आपको बता दें, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के संदर्भ में उसमें जो व्यवस्था की जो अवधारणा है वह यह मानकर चलती है कि व्यवस्था कैसे सक्रिय होता है। तो वह वातावरण से उसको इनपुट मिलता है, यानी वातावरण से जो है वो उद्दीपन, स्टिमुलस, यानी कोई सूचना है, तथ्य है, वो सिस्टम के अंदर आता है और सिस्टम उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। और इस प्रोसेस को अंतःक्रिया या विद इनपुट कहते हैं। तो फिर वो जो इनपुट होता है विद इनपुट प्रोसेस के द्वारा आउटपुट में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो आउटपुट है ये व्यवस्था का क्या कहलाता है? परिणाम कहलाता है। जैसे साइकिल है, हमने उस पर बैठ कर जैसे ही पैडल पर प्रेशर डाला, तो हमने जो बल लगाया, उस बल की वजह से क्या होता है, जो बढ़िया साइकिल होती है उस फोर्स को प्रोसेस कर देती है। पहिया जो है वो पैडल जो है वो आगे की ओर दब जाता है और चेन घूम जाता है और फिर पिछला पहिया घूम जाता है और इस तरह से आपको गति मिलना शुरू हो जाती है। तो मान लीजिए कि अगर साइकिल ख़राब है, उसकी चेन अच्छी नहीं है, उसका जो पीछे का जो एक्सिल है वो सही नहीं है, तो आपने प्रेशर डाला, वो जाम हो रहा है, तो फिर तो वो मूव ही नहीं करेगा। तो जो अच्छा सिस्टम होता है वो जैसे ही बाहर से कोई इनपुट आता है उसको प्रोसेस करता है, उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ये जो आउटपुट होता है वह व्यवस्था का परिणाम है, रिजल्टेंट है। तो अगर यह जो परिणाम यदि व्यवस्था के उद्देश्यों को पूरा करने में अनुकूल है तो व्यवस्था गतिशील बनी रहेगी, व्यवस्था जो है जीवंत बनी रहेगी, विकासशील बनी रहेगी। ये एक कॉन्सेप्ट समझने की बात थी। तो अब देखिए रॉबर्ट मर्टन क्या कहते हैं इस संदर्भ में। रॉबर्ट मर्टन कुछ ऐड कर रहे हैं कि देखो, संरचनाएं जो है वो मूर्त भी हो सकती है और अमूर्त भी हो सकती है। मूर्त से तात्पर्य क्या है कि वो जो दिखती है, और अमूर्त जो दिखती नहीं है। जैसे कि कॉलेज एक संरचना है, परिवार एक संरचना है, सरकार एक संरचना, ये दिखती है। लेकिन जो नहीं दिखती है तो उसको हम अमूर्त कहेंगे। जैसे सत्ता जो है वह एक कार्य करती है। अगर किसी के पास सत्ता है या शक्ति है तो वो कार्य करवा सकता है ना। लेकिन किसी के पास सत्ता शक्ति नहीं है वो कार्य करवा, वो आदेश नहीं दे सकता। तो इसका मतलब सत्ता जो है वो उसमें कार्य करवाने की क्षमता होती है, शक्ति में कार्य करवाने की क्षमता होती है, आदेश जारी करते हैं और लोगों से अनुपालना करवाने की उसमें क्षमता होती है। तो अगर किसी इंस्टीट्यूशन में पावर नहीं है तो फिर वो इंस्टीट्यूशन भी काम नहीं कर सकता। तो इंस्टीट्यूशन जो है मूर्त भी हो सकता है, संस्थाएं मूर्त भी हो सकती है, अमूर्त भी हो सकती है। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि जो दिखती हुई संरचनाएं हैं उसी को हम संरचना कहें, जो दिख नहीं रही है वह भी एक संरचना है, क्योंकि वह कुछ कार्यों को पूरा करती है। तो मूर्त और अमूर्त प्रकार की संरचनाएं हो सकती है। संरचनाएं व्यक्त एवं अव्यक्त कार्य करती है। व्यक्त और अव्यक्त से मतलब कि वह जो घोषित लक्ष्य है संरचनाओं का, यदि उन कार्यों को यह पूरा करती है तो हम कहेंगे कि व्यक्त कार्यों को पूरा कर रही है। और अव्यक्त का मतलब क्या होता है कि जो उसके घोषित नहीं है लेकिन फिर भी वह उन कार्यों को करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि कॉलेज का काम क्या है, अगर आपसे हम पूछें कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉलेज इन सोसाइटी, तो आप कहेंगे कि भाई इट प्रोवाइड्स हायर एजुकेशन। ये उच्च शिक्षा प्रदान करने की एक संस्था है, यानी समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, नागरिक हैं या विद्यार्थी हैं, वो हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज आते हैं
और कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ये जो है ये इसका क्या हो गया, डिक्लेयर्ड, मैनिफेस्ट, दिखता हुआ, है ना, इसको हम कहेंगे व्यक्त कार्य। लेकिन कॉलेज कुछ ऐसे कार्य भी करती है जो घोषित नहीं है लेकिन वो करती है। जैसे अव्यक्त कार्य क्या है, तो आपको ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ आप अच्छे दोस्त बनाते हो, ज़िंदगी भर आपके साथ जो है, कहती है मेरे क्लासमेट थे, और वो आपको सोशलाइज करने में, आपको समाज में कैसे मित्र बनाने चाहिए, मित्रों के साथ कैसे मित्रता निभानी चाहिए। आपको इलेक्शन, ये एक बहुत बड़ा एक आप जानते इवेंट है कॉलेज में कि भाई स्टूडेंट इलेक्शंस होते हैं। तो देखिए ये आपके पॉलिटिकल जो एम्बिशंस हैं या पॉलिटिकल जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डेवलप करने में मदद करती है। यानी स्टूडेंट के अंदर जो समस्याओं को समझना, स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम्स है, कैंपस की क्या प्रॉब्लम है, कैंपस लाइफ की, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए, कैसे उसके लिए सभी छात्रों को, है ना, उनके मत प्राप्त किए जाए, उनका समर्थन प्राप्त किया जाए, कैसे कॉलेज प्रबंधन के साथ एक जो है यूनियनिज्म, ट्रेड यूनियनिज्म, यानी कि हम बार्गेनिंग करें कि हमारी ज़रूरतें, हमारी मांग या आप पूरा करें। तो ये जो प्रक्रिया है, आप जिसको कह सकते हैं पॉलिटिक्स, उसको आप सीखते हैं। यह भी क्या है, इसका एक अव्यक्त कार्य हो गया। तो संरचनाएं व्यक्त कार्य भी करती हैं, अव्यक्त कार्य भी करती हैं। तीसरी बात जो मर्टन ने बताया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि संरचनाएं जो एक समान दिखती हैं वो समान कार्य ही करें, है ना। यानी कि मान लीजिए कि अमेरिका में भी एक पार्लियामेंट है, इंडिया में भी पार्लियामेंट है, अमेरिका में भी प्रेसिडेंट है, इंडिया में भी प्रेसिडेंट है। तो जो काम अमेरिकन प्रेसिडेंट करता है वही काम इंडियन प्रेसिडेंट करे, कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि आप किसी स्कूल गांव में जाएं और कहें कि भाई यहाँ पर तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो यहाँ पर तो लोगों के स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, उत्तम होगा, क्योंकि स्वास्थ्य के केंद्र बने हुए हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर वो कार्य पूरे किए जा रहे हों। तो आप कहिए कि भाई स्विट्ज़रलैंड में भी, है ना, स्वीडन में भी, नॉर्वे में भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, भारत में भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। तो जो काम वहाँ हो रहा है वो यहाँ भी हो रहा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। समान संरचनाएं, एक जैसी संरचनाएं एक जैसा कार्य करें या उनके कार्यों का जो स्तर है वो एक जैसा हो, वो कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि अलग अलग संस्कृतियों में एक जैसी दिखने वाली संरचनाएं अलग अलग प्रकार के कार्य भी कर सकती हैं। एक बात और जो आपको मर्टन ने बताई वो ये था कि ज़रूरी नहीं कि संरचनाएं कार्यात्मक ही हों। कार्यात्मक होने का मतलब संरचनाएं वो कार्य करें जिनके लिए उनकी स्थापना की गई, जो उनका उद्देश्य है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कार्यात्मक हो, वो दुष्कार्यात्मक भी हो सकती है। यानी जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संरचनाओं का निर्माण किया गया था, हो सकता है उन उद्देश्यों को वो, है ना, विफल बनाने का भी काम करे, उसको बीट कर रही है, पर्पस को ही समाप्त कर रही है, ऐसे कार्य कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि जिन उद्देश्यों के लिए स्थापना की गई थी उसके विपरीत में जाकर कार्य कर रही है, तो ऐसे कार्यों को दुष्कार्यात्मक भी कहते हैं। तो संरचनाएं दुष्कार्यात्मक भी हो सकती है, प्रकार्यात्मक यानी कि वो उद्देश्य परक भी हो सकती है, उद्देश्य से विपरीत में जाकर भी काम कर सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ भी न करे, तो उसको हम कहेंगे अकार्यात्मक। ये बातें मर्टन ने बताई। अब इसी संदर्भ में हम इस उपागम का सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया वो थे फ्रेड डब्ल्यू रिग्स, और आपने इसको एमए प्रीवियस में भी पढ़ा होगा, और पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम विकासशील देशों के संदर्भ में रिग्स के योगदान को पढ़ते हैं। तो बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि रिग्स ने विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था विश्लेषण में ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, यानी फंक्शनलिज्म का प्रयोग किया है। और चूँकि फंक्शनलिज्म में कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक और उपागम, जिसको इकोलॉजिकल या पारिस्थितिकी उपागम कहते हैं, दोनों को शामिल करके, दोनों को क्लब करके, और फिर उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अध्ययन का प्रयास किया। तो प्रकार्यात्मक उपागम के संदर्भ में वो कुछ अपनी मान्यता लेकर चलते हैं। वो क्या मान्यता लेकर चलते हैं कि कोई समाज ज़्यादा बेहतर समाज होगा यदि वहाँ पर कार्यात्मक रूप से विशेष संरचनाएँ पाई जाती हैं, क्योंकि जो कार्यात्मक रूप से जो विशेष संरचनाएं होंगी वो अधिक उत्पादक होगी। यानी कि ऐसी संरचनाएं जो स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उद्देश्यों को पूरा कर पाती है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है उनकी तुलना में जो सामान्य संरचनाएँ हैं या ऐसी संरचनाएँ जो सभी प्रकार के काम करती है। तो सभी प्रकार के काम करने के बजाय ऐसी संरचना जो एक विशेष प्रकार के कार्य को अंजाम करती है उसको हम कहते हैं कार्यात्मक रूप से विशिष्ट संरचना। तो जिस समाज में कार्यात्मक रूप से विशिष्ट संरचनाओं की अधिकता होती है वह समाज जो है अधिक विकसित समाज होता है। लेकिन शर्त यह है कि इन संरचनाओं के मध्य पूर्ण एकीकरण होना चाहिए, यानी इंटीग्रेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर ये डिसइंटीग्रेटेड यानी कि असंयोजित रूप से अपने अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं तो विकास नहीं होगा। यानी कि सब में क्या होना चाहिए, सबके कार्यों में एक एकीकरण होना चाहिए। तो एकीकरण की मात्रा भी होनी चाहिए और विभिन्नीकरण की भी मात्रा होनी चाहिए। अब प्रिज्मीय समाज, जैसा आप जानते हैं कि रिग्स का जो मॉडल था द इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो उन्होंने बात कही थी, उन्होंने एक मॉडल का उपयोग किया था, उसको प्रिज्मेटिक मॉडल कहते हैं। तो प्रिज्मेटिक मॉडल के संदर्भ में थोड़ी बहुत बात मैं बताऊंगा, लेकिन आप पहले समझ लीजिए प्रिज्मीय समाज में होता क्या है कि प्रिज्मीय समाज किसे कह रहे हैं रिग्स। उन्होंने, आपको पता होगा, 3 प्रकार के आदर्श समाजों की बात की। एक तो डिफ्यूज सोसाइटी कहा, एक प्रिज्मेटिक और एक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी कहा। तो जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है उसके संदर्भ में वो कह रहे हैं कि यहाँ पर विभिन्नीकरण की उच्च मात्रा पाई जाती है, यानी कि संरचनाएं कार्यात्मक रूप से विशिष्ट होती हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, एकीकरण की जो है मात्रा उस अनुपात में नहीं पाई जाती है जिस अनुपात में होनी चाहिए। तो इसलिए ये प्रिज्मेटिक समाज क्या है तो ये विभिन्नीकृत समाज, यानी कि यहाँ प्रत्येक कार्य के लिए एक विशिष्ट संरचना का निर्माण तो किया जाता है, लेकिन इन संरचनाओं में एकीकरण नहीं होता, एकीकरण की मात्रा में कमी होती है। इसीलिए इसको उन्होंने डिफरेंशिएटेड प्रिज्मेटिक सोसाइटी को कहा कि इट इज़ डिफरेंशिएटेड बट मैल इंटीग्रेटेड। तो ये बात उन्होंने कही। तो दूसरी बात उन्होंने कही विकासशील देशों के प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको अध्ययन करने में कि भाई देखो, यहाँ पर जो प्रशासनिक संरचनाएं होती हैं वो अपने वातावरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं, विशेषकर सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से। यानी कि जो भी शासन प्रशासन की संस्थाएं होती हैं वह अपने सामाजिक सांस्कृतिक जो वातावरण है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं, और इसकी वजह से जो है इनके ऊपर एक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा सोसाइटी का, समाज का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। तीसरी बात, और ये कैसे होता है इसके बारे में बाद में समझेंगे। तीसरी बात कि संरचनाएं जो है वो बहुकार्यात्मक होती हैं। जैसा कि मर्टन ने कहा था कि जो संरचनाएं हैं वो कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही विशेष प्रकार के कार्य करें, व्यक्त कार्य करें और व्यक्त भी कर सकती है। तो ये भी ये मानकर चलते हैं कि जो संरचनाएं होती हैं वो बहुकार्यात्मक होती है, यानी व्यक्त कार्यों के अलावा अव्यक्त कार्य भी कर सकती हैं। और कई बार इनका ये ऑब्जर्वेशन था कि व्यक्त कार्य तो छोड़ देती हैं और अव्यक्त कार्य ही पूरा करती हैं। तो ये सारी बातें जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के संदर्भ में कुछ ये मान कर चल रहे हैं, धारणा लेकर चल रहे हैं, और इस अप्रोच को उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझने के लिए किया। तो उनके ये प्रिजम्पशंस हैं, और ये प्रिजम्पशंस जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के मान्यताएँ हैं। तो रिग्स ने खास कर ये बात भी कही कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है उसमें जो सामाजिक मूल्य होता है वह प्रशासनिक संरचनाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। मैंने आपके सामने जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर स्लाइड्स बनाई, इसको और डिटेल में हम आपको दिखाते हैं, एक एक करके देखिए। रिग्स ने 3 प्रकार के समाज की बात की थी, फ्यूज, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड। और फ्यूज की जो विशेषताएं उन्होंने बताई थी कि यह समाज जो है इसमें 3 प्रकार के मूल्यों की प्रधानता होती है। वो 3 प्रकार के मूल्य क्या हैं? पहला मूल्य तो है एस्क्रिप्शन वैल्यूज़। एस्क्रिप्शन से मतलब क्या होता है? एस्क्रिप्शन से मतलब ये होता है कि ये समाज जो होता है उस पर आरोपित मूल्यों की प्रधानता होती है। पर्टिकुलरिज्म का मतलब होता है कि ये विशिष्टात्मक होते हैं, एक विशेष तरीके से काम करना पसंद करते हैं। आरोपित मूल्य का मतलब होता है कि ऐसे मूल्य जो समाज आपके ऊपर थोप देता है और उन्हीं मूल्यों के अनुसार आपको अपना व्यवहार प्रदर्शित करना पड़ता है। फंक्शनल डिफ्यूजन से तात्पर्य ये है कि यह समाज जो होता है, यहाँ पर जो संरचनाएँ होती हैं वो कार्यात्मक रूप से विशिष्ट नहीं होती, बल्कि एक संरचना अनेक प्रकार के कार्य करती है।
ठीक इसके विपरीत अगर हम चलें तो जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटी होता है, विवर्तित समाज जो होता है, उसमें प्राप्ति मूल्यों की प्रधानता होती है। यानी व्यक्ति जो है जो कुछ भी जीवन में हासिल करता है वो अपने श्रम से, अपने बुद्धि कौशल से करता है। उसको समाज कुछ नहीं देता, समाज उसके रोल स्टेटस को डिफाइन नहीं करता। जबकि फ्यूज्ड में व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है और परिवार के साथ ही उस परिवार की जो स्थिति होती है समाज में, उसी आधार पर उसको जो है रोल स्टेटस डिफाइन होता है। यदि आप ब्राह्मण के घर पैदा हुए तो आपका रोल और आपका जो स्टेटस है वो प्री डिफाइंड है। समाज आपको जो है वो एक विशेष स्थान और भूमिका दे देता है। लेकिन जो विकसित देश है वहाँ जो डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज़ है वहाँ ऐसा नहीं होता। भले ही आप कहीं जन्म लिए हों, परंतु आप अपनी जो काबिलियत के आधार पर ही आप अपने जो है मुकाम, अपने रोल, अपने स्टेटस को बनाते हैं, उसको आप डिफ़ाइन करते हैं। तो ये डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में अचीवमेंट ओरिएंटेड वैल्यू सिस्टम होता है, यूनिवर्सलिज्म होता है, यानी कार्य के जो वैश्विक मूल्य मानक होते हैं उसको स्वीकार किया जाता है। कोई विशिष्ट तरीका नहीं अपनाया जाता जो स्थान विशेष या संस्कृति से जुड़ा हो, ये वैश्विक मूल्यों को प्रधानता देता है। और तीसरी बात, यह जो समाज होता है इसमें प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक विशिष्ट संरचनाएँ पाई जाती हैं। ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी इन दोनों सोसाइटी के बीच की अवस्था है। यहाँ पर जो है सिद्धि है ना मानक होते हैं। सिद्धि से तात्पर्य है कि आवश्यकता पड़े तो हम जो है पारंपरिक मूल्यों का भी सहारा ले लेंगे, आवश्यकता पड़े तो हम जो है आधुनिक मूल्यों का भी सहारा ले लेंगे। हमारा उद्देश्य है ये इन प्रकार अपने उद्देश्य को पूरा करना। इसी तरह चयनवाद की बात होती है। चयनवाद का मतलब हम पारंपरिक तौर तरीके भी और वैश्विक तौर तरीके दोनों में से जो भी हमको उचित लगता है, सहूलियत होती है, समय की जैसी मांग होती है वैसा हम चयन कर लेते हैं। तो ये चयनवाद और सिद्धिवाद और बहुकार्यात्मकता ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी के लक्षण होते हैं। ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी जैसा आप जानते हैं कि ये उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि प्रिज्म जो है उसकी एक तरफ जो आप देखिए सूर्य की जैसे किरण होती है, जब प्रिज्म के एक फलक पे उसकी रोशनी पड़ती है तो वो सफ़ेद रोशनी होती है, उसमें सातों रंग होते हैं। पर प्रिज्म की दूसरी ओर पूरा एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, सातों रंग अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो प्रिज्म के आप जो देख रहे हैं उसके बाईं तरफ वाला जो अवस्था है वो फ्यूज्ड सोसाइटी है। फ्यूज्ड का मतलब है जहाँ सभी मिले हुए हैं, और डिफ्रैक्टेड का मतलब जहाँ सभी अलग हो गए। इसको संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से देखें तो फ्यूज सोसाइटी में अनेक कार्य एक ही संरचना द्वारा किए जा रहे हैं, और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में क्या हो रहा है, प्रत्येक कार्य के लिए एक अलग सी संरचना है। तो ये जो है चित्र बहुत अच्छे से आपको डिफ्यूज डिफ्रैक्टेड के बारे में समझाता है। और जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, प्रिज्म के अंदर, त्रिकोण के अंदर जो अवस्था है देखिए, तो कुछ समाज में कुछ संस्थाएं तो ऐसी हैं जहाँ पर फ्यूज्ड काम हो रहा है, फ्यूज्ड तरीके से, यानी कि एक ही संरचना अनेक कार्य कर रही है। और समाज में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर आप देखिए कि हर कार्य के लिए एक विशेष संस्था का विकास किया गया। तो दो प्रकार के जो है समाज यहाँ पाए जाएंगे। प्रिज्मेटिक समाज जो है वह दो समाजों का मिश्रण है। इसमें फ्यूज्ड सोसाइटी के भी मूल्य प्रतिमान है और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी के भी मूल्य प्रतिमान है, और वैसे ही संरचनाएं भी आपको यहाँ मिश्रित अवस्था में दिखाई देगी। और जैसा मैंने बताया था कि फ्यूज्ड डिफ्रैक्टेड में अंतर क्या है। फ्यूज्ड में क्या होता है कि जितने भी संरचनाएँ हैं, वो जितने भी प्रकार हैं वो एक ही संरचना द्वारा की जाती है। तो वहाँ इंटीग्रेशन तो बहुत हाई हो जाता है, समन्वय की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन डिफरेंशिएशन यानी कि कार्यात्मक विशेषीकरण की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये जो आपको डायग्राम है, अगर हम यहाँ देखें तो जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर इंटीग्रेशन है, नेगेटिव में -y की तरफ जाएंगे तो जो है वो मेल इंटीग्रेटेड का कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर हम पॉजिटिव जो है ग्राफ का हिस्सा देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इंटीग्रेशन की मात्रा तो बहुत अधिक है और डिफरेंशिएशन की मात्रा कम है, तो वो क्या सोसाइटी कहलाएगी, फ्यूज्ड। लेकिन इंटीग्रेशन की मात्रा बढ़ती जा रही है और डिफरेंशिएशन की मात्रा बढ़ती जाएगी तो हम इसको कहेंगे डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। तो इसमें भी आप देखिए कि डिफरेंशिएशन जो है बढ़ तो रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन की मात्रा उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है। तो
तो हम कहेंगे कि पहली अवस्था जिसमें डिफरेंशिएशन की मात्रा अधिक है और इंटीग्रेशन की मात्रा कम है तो इसको बोलेंगे ईयू डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, और प्रिज्मेटिक सोसाइटी में इसको बोलेंगे ईयू प्रिज्मेटिक सोसाइटी। उसी तरीके से मध्यवर्ती अवस्था ऑर्थो प्रिज्मेटिक और ऑर्थो डिफ्रैक्टेड होगा, और उच्च डिफरेंशिएशन, हाई डिफरेंशिएशन एंड हाई इंटीग्रेशन की जो अवस्था होगी वो क्या कहलाएगी, नियो डिफ्रैक्टेड। डिफ्रैक्टेड वाली सोसाइटी वाले जो है उसमें ग्राफ में, और नीचे वाले में हम क्या देखेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नियो प्रिज्मेटिक सोसाइटी। अंतर क्या है, अंतर ये है कि कोई भी समाज 100% इंटीग्रेटेड नहीं होता, पर मात्रात्मक अंतर हो सकता है। डिफरेंशिएशन लेवल भी हाई हो सकता है और इंटीग्रेशन लेवल भी हाई हो सकता है, और दोनों में लेकिन हमेशा ही ज़रा अंतर अवश्य होगा। इंटीग्रेशन की जो लेवल है वो हमेशा डिफरेंशिएशन के लेवल से कम होगी, विकसित देशों में भी होगी और प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ में भी होगी। अब देखिए, प्रिज्मेटिक सोसाइटी के संदर्भ में जो बातें बताई थी रिग्स ने, वो ये कहा था कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी के 3 प्रमुख लक्षण होते हैं, समाज के 3 विशेषताएं होती हैं। वह होता है कि वो एक तो ओवरलैपिंग, परस्पर व्यापन, हेट्रोजिनिटी विजातीयता, और जो है औपचारिकता फॉर्मलिज्म, ये 3 विशेषताएं बताई। और फिर उन्होंने परस्पर व्यापन के कई लक्षण बताए, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद जिसे कहते हैं, बहुमानकवाद, बहु संप्रदायवाद, बाजार कैंटीन, और जो है सत्ता और नियंत्रण में अंतर, ये विशेषताएं प्रिज्मेटिक सोसाइटी की उन्होंने बताई। तो मैं उसको इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि ये आप दूसरे पेपर में पढ़ रहे हैं। हम तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के संदर्भ में रिग्स का योगदान देख रहे थे कि उन्होंने इस उपागम के आधार पर ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया, अध्ययन किया, और जो है यह बताने की कोशिश की कि भाई प्रिज्मेटिक सोसाइटी किस प्रकार से डिफ्रैक्टेड सोसाइटी या डिफ्यूज सोसाइटी से भिन्न है। अब हम देखें संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम की क्या कमियां होती हैं। तो हम यह कह सकते हैं सर्वप्रथम कि यह यथास्थितिवादी होता है। ये चेंज को डिफाइन नहीं करता, चेंज को प्रमोट नहीं करता। यानी कि यथास्थितिवादी का मतलब ये होता है कि बाहर से जो इनपुट आया उसको प्रोसेस किया और आउटपुट किया। सबसे एक अपेक्षा की जा रही है हर अंग अपना अपना काम करे जो निर्धारित है। लेकिन अगर परिस्थितियाँ बदल जाए तो उसके हिसाब से हम जो है अंगों से यह उम्मीद करें कि वो अपने आप में परिवर्तन करे, रीडिफाइन करे अपने रोल को। ऐसा नहीं, ये माना जाता है, ये जो अजम्पशन है ये मानकर चलता है कि ये सिस्टम अप्रोच लेकर चल रहा है कि जैसा इनपुट आएगा उसको हम प्रोसेस कर देंगे और प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट कर देंगे, अपना यही काम है। यानी कि जो अंग है उनके बारे में पहले से ही ये मान लिया गया है कि वो पूर्व निर्धारित कार्य कर रहे हैं। तो अगर बदली हुई परिस्थितियों में आपको नए कार्य करने पड़ते हैं, नए तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं, तो यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कमी है इस दृष्टिकोण में। यह गत्यात्मकता का ना जो है समाधान नहीं करता कि चेंजिंग सोसाइटी है या उसको उस प्रोसेस को जो डायनेमिज्म का प्रोसेस है उसको डिफाइन नहीं कर पाता। यह यथास्थितिवाद को है ना बढ़ावा देता कह सकते हैं, या इट हेल्प्स अस ओनली टू एक्सप्लेन व्हाट इज़, और कैसे होना चाहिए चीज़ों को, कैसे चुनौतियों का सामना करना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये जो डायरेक्शंस हैं, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, निर्देश है, वो नहीं स्पष्ट करता है, वो नहीं देता है। इसीलिए यह जो है वातावरण के तत्वों की उपेक्षा कर रहा है। यानी चेंजिंग सोसाइटी के जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे मीट किया जाए, उसको कैसे सामना किया जाए, इसके संदर्भ में ये साइलेंट रहता है। इसमें मानवीय तत्वों का अभाव है, यह मानवीय तत्वों की उपेक्षा करता है प्रशासन में। ये सिस्टम को एनालाइज करता है कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या काम हैं, तो इतना ही तक ये करता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं बताता। चैलेंज कैसे दूर किया जाए इसके संदर्भ में कोई उपाय नहीं बताता। इसलिए मूल्य तटस्थ और मूल्य स्वतंत्र प्रकार का अध्ययन है। ये एक वैज्ञानिक अध्ययन कहा जा सकता है जिसकी अपनी एक सीमित उपयोगिता होती है। लेकिन बहरहाल ये जो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम हमको किसी सिस्टम के फंक्शनिंग को बहुत अच्छे से समझने में मदद करता है, और यह भी हमको बताता है कि किस प्रकार से
एक जो सिस्टम होता है वो उसको किसी एक विशेष पार्ट पर नहीं बल्कि सभी पार्ट के फंक्शनिंग पर निर्भर करता है, उनके कार्यों पर निर्भर करता है। इनके बीच क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो व्यवस्था काम नहीं कर पाएगी। तो ये थोड़ा सा एक मायोपिक व्यू लेकर चलता है सिस्टम को। एनवायरनमेंट और सिस्टम के बीच जो डायनामिज्म है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। आशा है आपने समझा होगा। यदि कोई समस्या हो तो आप है ना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू।